न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या है कि यदि जब पूरा आग लग जाएगा ना सीने में तो तूफान भी थम जाएगा। आप यहाँ पे देखिए अभी रात के कितना बज रहा है, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, 1 बजने जा रहा है, 12:56 हो चुका है और इस समय में इस वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, तो आप इस शायरी को ध्यान में रखेंगे और अपने आप में भी लागू करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ कोचिंग सेंटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे चैप्टर 1 मैथ्स का, क्लास 10 का चैप्टर 1 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का बताऊंगा और एक एक चैप्टर आपका इस तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? और ज़्यादा इधर उधर मैं बातें नहीं करूँगा, सिंपल सी इंटरटेनमेंट बहुत सारा आपका क्लासेस में किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव, और आप इसको देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को बनाएं, इस चीज़ पे फोकस रहना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए देखिए, वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं के संग्रह, जितना संख्या है, जितनी संख्या सब मिला दी वास्तविक संख्या। सभी संग्रह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, द ग्रुप ऑफ ऑल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक, देखिए तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है? प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है? 1, तो 1 हो गया हमारा प्राकृत संख्या यानी कि सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, इसका आंसर हो गया सबसे छोटी प्राकृत संख्या। निम्नलिखित में कौन सी छोटी पूर्ण संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3, इससे क्या होता है? पूर्ण संख्या शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो क्या हो गया? 0 है। क्या है? 0 है। ठीक है, तो 0 आप ऑप्शन नंबर किस में देख रहे हैं? ए में। ऑप्शन नंबर क्या? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, है ना आपका। तो इस बार तो एग्ज़ाम जो 2024 में होने जा रहा है, 2023-24 के जो बच्चे हैं उन लोगों का, जैसे अभी के अनुसार से जो जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये क्या है कि MCQ होगा। MCQ होगा तो वो OMR सीट में नहीं होगा, है ना, OMR सीट में नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें तो आपका ऑप्शन दिया जाएगा या तो फिर नहीं भी दिया जाएगा, तो उसमें आप क्या लगाना है? लिखना है आंसर। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिदम निम्न में से कौन सा है? माने कौन सा सत्य, कौन सा सही है निम्नलिखित? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो उन्होंने प्रेमिका दिया था, यानी कि जो थ्योरम दिया था, उसका क्या था? A = BQ + R। A = BQ + R। ये ऑप्शन में देखिए कौन सी ऑप्शन में है ना? तो आप ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली आप देख सकते हैं। बाहुबली नहीं देखना है, मतलब B4 बी में लगाना है आपको। ज़्यादा बार बी नहीं बोलिएगा, फिर देखिएगा दिक्कत हो जाएगा। देखिए यदि विभाजन एल्गोरिदम, क्या विभाजन एल्गोरिदम में A = BQ + R है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि A = यदि हमारा 73 और B = 9 और Q = कितना? 8 है, तो R का वैल्यू कितना होगा? R का मान क्या होगा? ठीक है, R का मान क्या होगा? A = BQ
प्लस आर। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ये सभी में आपको वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 73, तो यहाँ पे लिखिए 73, दिस इज इक्वल टू बी। बी का वैल्यू कितना है? 9 और क्यू का वैल्यू 8 प्लस क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू नहीं मालूम तो आर लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? 9 × 72, 72 इधर प्लस में होगा तो बराबर के इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में। 73 - 72 बराबर आर। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? 1। आर का वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत जल्दी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, नॉट अनदर थिंग। यहाँ पे देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से कौन सा है? धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन सा है, इसको हमको बताना है। ठीक है, तो बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये चीज़ जानना है। ठीक है, तो विषम पूर्णांक आप जानते हैं, 1 है, 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारा सब क्या हो गया? विषम पूर्णांक हो गया। और वो भी किस में? धनात्मक में है, मतलब माइनस में नहीं जाना है। ठीक है, धनात्मक। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? यदि कोई भी संख्या लेते हैं, ये 1 है, इसको यदि हम 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6। बताइए धनात्मक है ऋणात्मक है? ये तो धनात्मक है, मतलब यानी कि सम है या क्या? विषम है, तो ये सम हो गया। फिर 6 से यदि हम इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। 18 क्या हो जाएगा? ये भी सम है। आप 6 से इसको गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 30। मतलब कोई भी विषम संख्या रहे चाहे सम संख्या, उसको यदि हम गुना कर देते हैं, किससे गुना कर देते हैं? सम संख्या से गुना कर देते हैं ना, तो वो सम बन जाता है। ठीक है, और सम में यदि कोई और सम जोड़ दें तो फिर वो सम रह जाएगा। जैसे 6 को गुना कर दिए 1 से, ये तो विषम था, लेकिन सम को गुना किए तो ये क्या हो गया? सम हो गया। इसमें फिर कुछ जोड़ दें सम संख्या, 2 जोड़ दें चाहे 4 जोड़ दें, तो फिर क्या हो जाएगा? वो समय संख्या रहेगा ना जी। तो देखिए 6 सबके साथ गुना है, ये तो बात है। अब सम संख्या किसके किसके साथ जुड़ा है? तो एकरो साथ सम संख्या, एकरो साथ सम संख्या, और 0 भी समय संख्या होता है, ये सब सम संख्या। दैट मीन्स विषम कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, देखते हैं अगली क्वेश्चन। धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से कौन सा है? तो पीछे क्वेश्चन आप यदि समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप चुटकियों में दे देंगे। ठीक है, आप देखिए धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से कौन सा है? सम पूर्णांक। अब सम माने क्या है कि सम संख्या यदि गुना में रहेगा तब तो ठीक है, ये तो एक चीज वहां देखिए लिया। ठीक है, तो सब में क्या है? सम संख्या गुना में। चलो ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें पूछ रहा है सम आना चाहिए, तो सम आना चाहिए तो विषम जोड़ेंगे तो विषम आ जाएगा, विषम जोड़ेंगे तो विषम आ जाएगा, विषम जोड़ेंगे तो विषम आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं जोड़ा हुआ है, दैट मीन्स क्या जोड़ा हुआ है? 0 जोड़ा हुआ है, और 0 क्या है? सम है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप का है, तो यह संख्या में निम्न में से क्या है? मैंने निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा संख्या होगा? आप देखें 4q + 1, ये कौन सी संख्या है? सम की विषम? आप देखें कि इसमें ये सम है, दैट मीन्स ये सब सारा क्या है? विषम है। तो यहाँ यही ना पूछा गया जी कि 4q + 1 कौन सी संख्या? विषम संख्या। बिफोर बाहुबली आंसर। देखिए यहाँ पे देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, प्रत्येक सम पूर्णांक, प्रत्येक सम पूर्णांक, प्रत्येक सम पूर्णांक, यहाँ पे कुछ मिस टाइप है, मिस टाइपिंग हो गया है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, माने सम पूर्णांक का रूप होगा। कौन सा रूप है? माने सम पूर्णांक का रूप है, तो सम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा? आप देखिए यहाँ सिर्फ क्या है? m है। यदि यहाँ पे m बोला किसी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, और वो पूर्णांक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लीजिए आप लोग। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर में 2022 में पूछा गया होगा, इसी से संबंधित, देख सकते हैं जाके। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या क्या देखें कि प्रत्येक सम पूर्णांक के रूप में, सम पूर्णांक के रूप में होगा, सम पूर्णांक के रूप में। तो सम पूर्णांक के रूप में देखिए इसमें कौन सी संख्या गुना है, कुछ संख्या नहीं गुना है तो क्या है, एक होगा। अब मैं बोला सम संख्या यदि गुना में रहेगा तो सम आ जाएगा। अब यहाँ विषम गुना है मतलब ये विषम आ जाएगा। हमको पूछा है क्या, सम पूर्णांक, तो ये विषम हो गया। इसमें ये तो विषम गुना है और विषम जोड़बो किया है, तो हमेशा होना चाहिए बोला किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक में सम पूर्णांक का रूप। तो यहाँ पे देखो यदि हम m के जगह एक रखते हैं, क्या रखते हैं, एक, ठीक है, ये हो गया कोई सम पूर्णांक m, एक रखते हैं, फिर रखते हैं एक, तो ये हो जाएगा 2, ये तो सम पूर्णांक है भाई। लेकिन जरा देखिए, यदि हम m के जगह कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 2, क्योंकि m के जगह पे किसी भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक आप रख सकते हैं। तो 2 भी रखिए, 2 रखिए, उसमें 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3, तो ये तो हो गया विषम। लेकिन सब होना चाहिए क्या, प्रत्येक सम पूर्णांक होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा जी, कैसे आएगा, 2m से आएगा। आप देख सकते हैं 2 में 1 रखिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में 2 रखिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 में 3 रखिए तो कितना हो जाएगा, 6, 2 में क्या, m के जगह कोई पूर्णांक रखिए। तो इस तरह से कोई भी संख्या रखेंगे तो सारा किस में आएगा, आपका सम पूर्णांक में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C4 चंपाकली। वो सब पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है, प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। अब विषम संख्या का, अब यहाँ विषम संख्या का आ गया। देखिए क्वेश्चन जो भी है, अब क्वेश्चन जितना भी सेट किया गया एक पैटर्न के अनुसार से सेट किया गया, आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है, एक पैटर्न के साथ। अभी पिछला क्वेश्चन बनाए, उससे पिछले क्वेश्चन से ये रिलेटेड है, हर एक उसके पीछे भी आप देखे होंगे इसी तरह से, ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। तो पिछला क्वेश्चन यदि समझ गए तो इसको भी आप बना सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, प्रत्येक भी होना चाहिए। तो 1 रखेंगे तो 1 हो गया, चलिए 2 रखेंगे तो क्या हो गया, सम हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, विषम चाहिए। ये हो गया फ्लॉप, खत्म हो गया। आओ तुम कहीं से घूम के तब दूसरा से हम बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम रखते हैं 1, तो ये 1 हो जाएगा 2। यदि यहाँ पे रखते हैं 2 और यहाँ 1, कितना हो जाएगा, 3, तो यहीं 2 आ गया, तो यहीं पे हो गया ये खत्म, क्योंकि हमको चाहिए क्या, विषम संख्या। ये तो होबे नहीं करेगा। अभी आप पिछला क्वेश्चन में देखें, क्योंकि ये सम है, 2 गुना है, सम ही आएगा। अब इसमें देखिए 2 के, अब जानते हैं कि 2m हमेशा सम होता है, और उस सम में हमेशा यदि 1 जोड़ देंगे तो वो क्या आएगा, विषम आ जाएगा। और हम लोगों को पूछा गया विषम संख्या, तो विषम संख्या D फॉर देवसेना। चलिए अब आगे 420 और 130 का मस। अब अगला पैटर्न थोड़ा सा आ जाता है, मस देखिए ऑब्जेक्टिव है तो आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा भी आप जानते हैं, मस बुतरुआ में आप सीखबे किए हैं, ठीक है, वो भागवा विधि वाला। आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी जानते होंगे। तो जो विधि से आप बना सकते हैं उस विधि से बनाइए। आपको आंसर लिखना है, MCQ क्वेश्चन है तो उसमें टिक लगाइए, ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आप जिस प्रकार से भी बनाना चाहें, यहाँ तो सिंपल से देख के ही पता कर सकता है आदमी, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पे 42, इसको क्या कर सकते हैं, 420 है तो इसको क्या कर सकते हैं, 42 गुना क्या कर सकते हैं, 10 कर दीजिए। 130 है, इसको क्या कर सकते हैं, 13 गुना क्या कर सकते हैं, 10। और आप जानते हैं कि मस जो होता है, क्या होता है, मस, उन दोनों में कॉमन जो है उस चीज़ को आपको मैं शॉर्ट से शॉर्ट तरीका आपको सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यदि देखना चाहते हैं तो उस तरीके को भी देख सकते हैं, ठीक है, उस तरीके को भी देख सकते हैं। उसका तो आप एक चैनल पहले से था मैथ्स मैजिक ऑफिशियल, उसमें इसका वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, मैथ्स मैजिक ऑफिशियल। देखिए यहाँ पे, और यदि आप इसी चैनल पे देख रहे हैं मैथ्स मैजिक ऑफिशियल, तब तो पहले के वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को बेहतरीन तरीके से समझाया गया। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कॉमन जो जाएगा HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मस मतलब जिसको हम लोग HCF भी बोलते हैं, तो इसका मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट जितना चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं
कॉमन ले सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, HCF। तो यहाँ पे HCF अब देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, बी फॉर बाहुबली। देखिए 11वां क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है 45 और 60 का मसा निकालिए। 45 और किसका, 60 का। तो आप सिंपल सा ऐसे कैलकुलेशन माइंड में इतना तो होना चाहिए, 10th क्लास का स्टूडेंट है तो इतना तो होना ही चाहिए। 45 और 60 का, तो 45 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 15, 15 तो 45 होता है, और 15 चौक क्या होता है, 60 होता है। ठीक है, ऐसे इतना कैलकुलेशन आ जाता होगा। ठीक है, अब आ जाता होगा, नहीं आता है तो फिर आप अपना भाग विधि द्वारा बनाइए इस तरह से। ठीक है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 15, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 15, ए, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यदि बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए, 45 से 60 को भाग दीजिए। ठीक है, 45 से 60 को भाग देंगे तो एक बार में कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 15। ये भाग विधि जानते होंगे आप लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखिए, 45, 15 दिया क्या हो गया, 45 हो गया, ये हमारा कैंसिल। अब हमारे पास लास्ट में डिवाइड किससे किए, 15 से, दैट मीन्स HCF मस कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो भी है 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। 140 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। 2 से कितने बार में हो जाएगा, 70 बार में। 2 से फिर लगाना है, ये कितने बार में हो जाएगा, 35 बार में। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 से लग जाएगा, कितना बार में, 7 बार में। 5 से 7 बार। ये तो आपको आता होगा गुणनखंड, नहीं तो फिर आप देख लीजिए, बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये है हमारा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बीबी, ओ बीबी नहीं, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे दिया हो 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो इस पिछले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसमें क्या है कि 2 गुना 2 है, 2 इंटू 2 है, तो इस पर हम लोग 2 पर पावर क्या कर सकते हैं, 2 बार है तो इसको हम पावर कर सकते हैं। फिर क्या है, 5 है, फिर क्या है, 7 है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, आप इसको यदि हमको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि इसका मान क्या होगा, तो आप देखें इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यदि 120 बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर 1 गुना 5, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ये चीज़ बताना है। आप देखिए 120 को सबसे पहले तोड़िए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड इसका निकालिए। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आप पाएंगे 2 से लगाएंगे इसको 60 बार में चला जाएगा, फिर 2 से कितना बार में चला जाएगा, 30 बार में, फिर 2 से ये कितना बार में, 15 बार में, फिर ये 3 से कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, ये 3 और 5, तो एक ठो 3 आया, एक ठो क्या आया, 5 आया। एक ठो 3 है, एक ठो क्या है, 5 है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार, यानी कि 2 पर पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं, गुना 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं, 1, गुना 5 पर पावर क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, तो यहाँ x लिखा हो, इस जगह पे क्या लिखा हो, x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू कितना है सर, 3 है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात होगा, मतलब 2 का जो अधिकतम घात होगा वो कितना होगा। समझिए क्वेश्चन को, समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी यदि नहीं समझ में आता तो ध्यान दीजिए। 96 यदि 96 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालते हैं, 96 का क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और अभाज्य गुणनखंड में 2 का जो घात होगा वो कितना होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन में आप देखें 2 का घात कितना था, ये 3 था ना, उसी प्रकार से सेम टू सेम वही चीज़ पूछ रहा है कि 2 का घात कितना होगा। 2 का सिर्फ पूछा है, बाकी सबको गोली मारिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 का घात, 2 से ये कितना बार में, 48 बार में, 2 से 24
2 से 12, 2 से क्या हो जाएगा 6, 2 से 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 मैंने 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 1। तो 2 का घात कितना है, 2 का घात कितना है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 26 और 91 का HCF होगा। 26 और 91 का HCF, 26 और 91 आप निकाल सकते हैं। HCF है तो आप जैसे इच्छा वैसे निकाल सकते हैं। 26 से भाग दीजिए 91 को, ठीक है। 26 से 91 को भाग देंगे तो 26 का पहाड़ा बहुत कम को ही आता होगा 10th क्लास में, याद कर लीजिएगा। आपको याद दिला देता हूँ, 30 तक जब तक याद नहीं रहेगा ना, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होगा। इस वजह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप एग्जाम के बाद याद कर लीजिए, अभी नहीं। 26 को यदि हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो 11 में 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 8 में 7 चला जाएगा 1, 13 बच गया। 13 से फिर किसको भाग देंगे 26 को, ठीक है। 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। ये हमारा कट गया। लास्ट टाइम किससे कटा 13 से। ये हो जाएगा हमारा क्या HCF। 13 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में आंसर, ठीक है। तो आप जानिए ए ऑप्शन नंबर हो गया इसका आंसर। अब जरा आप यहाँ पे समझेंगे, यदि आप डायरेक्ट ऐसे टिक लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे नॉर्मल, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन में बताया। तो आप 26 को 13 दूना 26 और 91 को 13 से 91, ऐसे याद, इतना तो याद होगा। 13 का पहाड़ा तो याद होगा, 26 का भले याद ना हो, और वो भी याद नहीं है तो आपको इधर जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो 10 से इसमें 0 भी हटा दीजिए और आप इस क्लास में एडमिशन करा लीजिए, वही सही होगा आपका। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हंसी भी नहीं आ रही लेकिन हंसना पड़ रहा है क्योंकि इतना रात है। अब अकेले पागल की तरह, अब अकेले तो नहीं, फिलहाल तो हमारे पास जो है एक कैमरामैन जो है, ठीक है, और उनके साथ में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आप समझिए वो मेरे लिए, ताकि मैं जो हूँ डिमोटिवेट ना हो जाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच सर आप सभी को। देखिए तो यहाँ पे आप देख लिए कि क्या था, ये क्या था, ये हमारा 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना था 13, तो 13 हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत है? ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली, नहीं क्या है, अमरेंद्र बोला जाता है जी उसको। अच्छा, अमरेंद्र बाहुबली, पीछे से बता रहे हैं हमें, ठीक है। थोड़ा सा मुझे नाम में कन्फ्यूजन था, अमरेंद्र बाहुबली। चलिए कोई बात नहीं, बी से बाहुबली, ए से अमरेंद्र बाहुबली, चलो ठीक। और सी से कटप्पा बोल लीजिए, सी से चंपाकली बोल लीजिए, डी से देवसेना बोल लीजिए, है ना। लेकिन वो सब चीज़ ध्यान नहीं रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिए 26 और 91 का LCM। अच्छा, क्या हम सोच रहे क्या LCM HCF ही दे दिया क्या? यहाँ पे क्या निकाला है 26 और 91 का LCM क्या होगा, तो LCM निकाल लीजिए सर 26 और 91 का। तो 26 और 91 का LCM आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे इच्छा करता है वैसे निकालिए, बुतरू वाला सिस्टम अपनाइए, है ना। यदि हम 13 से यहाँ करते हैं तो 13 दूना 26, 13 सती 91, ठीक है। 13 को 2 से गुना करने के बाद 7 से गुना कीजिए, आपका देख लीजिए 182 आएगा। जैसे गुना कीजिए, अब गुना कर लीजिए, गुना तो आता ही होगा, है ना। 182, ठीक है, 182। बी फॉर बाहुबली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है 18 नंबर का, 12, 15 और 21 का मध्य क्या होगा? 12, 15 और किसका? 21 का, ठीक है। तो 12, 15 और 21 का मध्य क्या होगा? तो 12 है, 15 है और 21 है। 12 मतलब क्या हो गया 3 गुना 4, ठीक है। 15 मने 3 गुना 5 और 21 मने कौन सी रे 3 गुना 7, और 7 में कॉमन चीज़ कौन सी है 3 है, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। 3 कहाँ ही हो? देवसेना, ठीक है। 12, 15, 21 का LCM क्या होगा? अब LCM सेम टू सेम यहाँ पे देखिए, यहीं से बना देते हैं इसको। ये 3 एक बार लिख देते हैं, फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से गुना कर लीजिए, सबसे पहले आसान होगा। 4 तिया 12, 12 25 60, 60 हो गया। अब 60 को
7 से गुना करेंगे, तो 60 को 7 से गुना करना है, तो 7 को पहले किससे गुना कीजिए, 6 से। 7 6 कितना हो जाएगा, 42, 1 0 420, कितना हो जाएगा 420, यानी कि 12, 15 और 21 का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 420। ए मतलब अमरेंद्र बाहुबली, अच्छा अमरेंद्र बाहुबली, मेरा बार बार गलती हो जाता है, अमरेंद्र बाहुबली, कोई नहीं। एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया गया। एचसीएफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 306 और 657 का 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलसीएम दिया हुआ है, इस पर एक नियम है, आपका नियम याद रखना चाहिए आप लोगों को, है ना। जब भी दो संख्या का एचसीएफ दिया हो रहे और एलसीएम निकालने बोले, ठीक है, तब क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुना कर दीजिए और फिर एलसीएम और एचसीएफ दोनों को गुना कर दीजिए और दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए, दोनों को बराबर में लिख दीजिए, बस यही है। मतलब क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि यदि 306 और 657 का, 306 और क्या 657 का, ठीक है, एचसीएफ यदि कितना दिया हुआ है, 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए, एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, मैंने दोनों संख्याओं का गुना कर दीजिए। सबसे पहले दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे तो दोनों संख्या क्या हो गया, 306 गुना 657, ठीक है, बराबर एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 गुना एलसीएम नहीं मालूम। अब ये यहाँ पे इधर है हमारा, किस में, गुना में है, तो इधर बराबर के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भागा में हो जाएगा। किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। 9 से इसको काट लीजिए, है ना, 9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 का 9 हो गया, 9 से 9 तिया 27 और बच जाएगा 3, है ना, 9 चौक 36, 34 से इसको गुना करेंगे तो आप पाएंगे 22, 33, 8। आप गुना कर लीजिएगा। थोड़ा ये क्या है कि हम बहुत बार इतनी बार पढ़ाए हैं कि हमको एक तरह से रटा गया आंसर, लेकिन फिर भी मतलब उससे रटाने से कोई लेना देना नहीं। आप भी 2-4 बार यदि बना लेंगे, गुना कर लीजिए, वैसे कोई बात नहीं है, आप गुना कर सकते हैं। 657 34, इसको गुना कीजिए, टाइम लगेगा, इसी वजह से मैं आपको क्या कर देता हूँ, आगे पढ़ा देता हूँ। 4 7 28, 8 हो गया, बच गया 2, 4 5 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 26, ठीक है। फिर यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 से 21 का 1 बाकी हाथ 2, 3 5 15, 15 और 2, 15 2 17 का 7 बाकी हाथ 1 बच जाएगा, 6 3 18, 18 और 1 19, ठीक। ये देखिए यहाँ पे 8 का 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 6 7 13 का 3 बाकी यहाँ 1, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 का 2 बाकी यहाँ 1 कितना आ गया, 22 33 60 ही आया ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गुना, मतलब टाइम बचाने के चक्कर में जो वैसे आपको, आप जैसे देखिए आप भी गुना कर सकते हैं 34 और क्या 657 को, इसमें आप रटने या नहीं रटने से कोई लेना देना नहीं है। आप गुना कीजिए बैठ के, आपको नहीं आता तो, नहीं तो आप इतने बार प्रैक्टिस कीजिए कि ये अपने आप एकदम, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन 10th में देखिए उसी बेसिस से पूछा जाता है। आप अगले क्लासेस के लिए, आप कंपटीशन के लिए यदि जाएंगे तो उसमें ऐसे याद नहीं होगा और उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। हालांकि वहाँ पे याद नहीं होगा आपका, ट्रिक एक से एक ट्रिक आता है गुना करने का, एक से एक ट्रिक आपको इसमें भी बताया जाएगा, बहुत सारे ट्रिक, लेकिन उस पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं, आप लोगों को बस अपना सिलेबस पे फोकस रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ज़्यादा लेट नहीं। ऐसे अब 26 और 91 का कितना है आपका, 13 दिया हुआ है, ठीक है। 26 और 91 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 13, तो एलसीएम पूछ रहा है, तो इसका एलसीएम आप लोग पिछले निकाले थे, तो अभी याद होगा तो डायरेक्ट टिक लगा दीजिए, नहीं याद है तो फिर निकालिए। तो 182 आपको याद होगा, मुझे तो याद है, आपको पता नहीं। देखो नहीं है तो फिर इस तरह निकाल लीजिए कि दोनों संख्याओं को हम जानते हैं क्या करना है, गुना करना है, दोनों संख्याओं को क्या करना है, गुना। अरे सब इधर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, भागा मतलब क्या आ जाएगा 13, ठीक है। अब 13 से यदि काटेंगे तो 13 सती कितना हो जाएगा, सॉरी 13 से 26 को काट रहे हैं तो 13 दूनी 26 हो गया, और यहाँ पे 91 को काटते हैं तो 7 बार में कटता, 91 को यदि 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182।
कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो जिस तरह से आपको याद है उस तरह से कीजिए ना, आपको टाइम बचाना है, ठीक है। बना के दिखा नहीं हम बहुत ज़्यादा टैलेंट, अरे टैलेंट नहीं, जल्दी क्वेश्चन बना के यदि सही बना सकते हैं जल्दी तो उस चीज़ को दिखा के आइए। कॉन्फिडेंस होने चाहिए आपके अंदर, बस कॉन्फिडेंस रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ पे जो है कि कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। परिमेय संख्या क्या है? क्या है परिमेय संख्या? क्या है परिमेय संख्या? किसे कहते हैं? अभी अगला टॉपिक जो है यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जैसे कुछ लिखा हुआ कि पाई निम्नलिखित में कौन सी संख्या है ना, परिमेय है, अपरिमेय है, भाज्य है, अभाज्य है, इस तरह से परिमेय अपरिमेय दिया। इस वजह से सबसे पहले हम लोग क्या जान लेंगे, परिमेय किसको बोलते हैं और अपरिमेय किसको बोलते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, किसको? कोई भी संख्या है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। P और Q ये डेफिनेशन रटे होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उस सबको क्या बोलेंगे? परिमेय बोलते हैं। और जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या है, विपरीत है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ डेफिनेशन आप लोगों को पता है। पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और कोई भी अपरिमेय संख्या है, थोड़ा सा यहाँ पे कोई भी अपरिमेय संख्या है तो उस अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी जोड़ दीजिए, या तो कुछ भी क्या कर दीजिए, आप गुना कर दीजिए, खाली सेम संख्या छोड़कर। कोई क्या है, यदि अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। कोई भी अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या यदि आप जोड़ देते हैं, कोई भी संख्या क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, या तो घटा भी देते हैं, तो वो अपरिमेय ही रहेगा। लेकिन सिर्फ सेम संख्या घटाने में नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे पाई है और इसमें घटा दिए पाई, तो ये हो जाएगा 0, तो ये 0 अपरिमेय नहीं है। पाई है अपरिमेय और ये भी है क्या? अपरिमेय। मैं क्या बोला, फिर से सुनिए। यदि कोई भी संख्या अपरिमेय, उसके साथ कुछ भी जोड़ दीजिए या कुछ भी घटा दीजिए, अपरिमेय ही रहेगा। लेकिन यदि सेम संख्या घटाते हैं, सिर्फ सेम संख्या घटाते हैं, तो वो अपरिमेय नहीं होगा, ठीक है। गुना करने में भी इसी प्रकार से कुछ है। मान लीजिए सेम संख्या यदि मान लीजिए कि √2 है, गुना क्या कर देते हैं? √2, तो ये हो जाएगा 2, तो ये अपरिमेय नहीं है, लेकिन सिर्फ √2 क्या है? अपरिमेय, ठीक है। तो चलिए यदि क्वेश्चन में आता है उस तरह से तो डिस्कस करेंगे, फिर देखा जाएगा। और क्या है, पाई निम्नलिखित में कौन सी संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य? क्या है? अपरिमेय। समझ में आ गया होगा। बड़ा √2 परिमेय है, अपरिमेय क्या है? अपरिमेय। √2 क्या है? अपरिमेय। फटाफट लगाइए। अब देखिए अपरिमेय के साथ कोई क्या कर दिए? गुना कर दिए, उसके साथ कुछ जोड़ दिए, तो भी क्या होगा? अपरिमेय होगा, ठीक है। यदि P, यहाँ पे थोड़ा सा, यदि P क्या बोल रहा है? P a² को विभाजित करती है। यदि कोई भी नंबर है P, यदि इसको किसको विभाजित करती है? a² को, तो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि P a से विभाज्य होगी या नहीं होगी, अविभाज्य है कि विभाज्य है, ऐसा पूछ रहा है। तो P a से होगी मतलब क्या होगी? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। P a से क्या होगी? अविभाज्य होगी, अभाज्य होगी, विभाज्य होगी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को फिर से समझिए। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को क्या करेगी? विभाजित करेगी या नहीं करेगी? ऑब्वियसली मैटर करेगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे यदि हम दे दिए 2, क्या दे दिए? 2 दे दिए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर। तो यदि 2 जो है 4² को डिवाइड करती है, 4² मतलब 4 इंटू क्या हो जाएगा? 4। तो 2 से यदि हम 4² को डिवाइड करते हैं, मैंने डिवाइड हो गया ये, तो इस स्क्वायर को जब हटा दें, स्क्वायर को जब क्या कर दें? हटा दें, तो उसको डिवाइड करेगी या नहीं करेगी? तो इसको हम लोग स्क्वायर को क्या करते हैं? हटा देते हैं, तो इसको भी डिवाइड करेगी या नहीं करेगी? दैट मीन्स विभाज्य है। यही चीज़ बताना है, विभाज्य है, और कुछ नहीं था इसमें। √3 इंटू √3 होगी। सेम नंबर आया, देख लो बबुआ। अभी हम एग्जाम्पल दिए है ना, एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया आप लोगों को
शायद मिटा दिया मैं, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल दिया था √2 इंटू क्या, √2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यदि इंटू करते हैं तो कितना आता है 2। ये क्या है, ये परिमेय संख्या हो जाता है। तो कोई भी आपका इस तरह से सेम नंबर आता है, मल्टीप्लाई में आता है तो वो परिमेय हो जाएगा, ठीक। पाई को पाई से करेंगे तब नहीं होगा, ध्यान रखिए। 1-2 ठो आ ही जाता है एक्सेप्शन, मतलब अपवाद, ठीक है। ये आपका अपरिमेय होगा, ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय, लेकिन ये क्या हो जाएगा परिमेय, ठीक है। दशमलव प्रसार शांत या अशांत है, किसी भी संख्या का कोई भी आपका भिन्न है, कोई भी भिन्न है और उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या शांत है या अशांत है, ये आप देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव के पर्पज से आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, तो क्या होगा ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जा रहा है तो आप कोई भी नियम से बनाइए, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं नियम बता देता हूँ, जो आप लोगों को पढ़ना है उसको बता देता हूँ। क्या है कि कोई भी यदि भिन्न है, कोई भी आपका क्या है भिन्न है, आपका मान लीजिए कि यहाँ पे दे देता हूँ मैं 2/5 है, इस तरह से कुछ भी कोई भी भिन्न है, ठीक है। कोई भी भिन्न है, भिन्न संख्या है, तो वो भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या क्या होगा अशांत होगा, इसको हम लोगों को बात करना है। तो शांत है कि अशांत है। तो आपको मैं बता दूं कि यदि हर, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये दोनों का सार्वगुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए। इन दोनों का जो सार्वगुणनखंड होना चाहिए वो सिर्फ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब ये दोनों किसी भी संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए सिवाय 1 को छोड़कर। जैसे आप देख रहे हैं 6 और 7, 6 किससे भाग लगेगा 1 से, 7 किससे भाग लगेगा 1 से, 2 किससे भाग लगेगा 1 से, और 5 किससे भाग लगेगा 1 से ही। और कोई मतलब दो से भी लगेगा, लेकिन दोनों होगा क्या नहीं, मतलब तो इसका सार्वगुणनखंड कितना हो गया, सिर्फ कितना हो गया 1 हो गया। तो सार्वगुणनखंड सिर्फ जिसका कितना होगा 1, सार्वगुणनखंड सिर्फ कितना होगा 1, तो वह उसका दशमलव प्रसार। अब आगे देखते हैं, पहले सबसे पहले सार्वगुणनखंड कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। और साथ ही साथ जो हर है, जो क्या है हर, ये 2 के गुना में या तो फिर 5 के गुना में होना चाहिए, जो भी रहे। एक तो सिंगल 2 रहे, या तो सिंगल 5 रहे, या बहुत ज़्यादा 2, या बहुत ज़्यादा 5, या तो सिर्फ 5, या तो सिर्फ 2, ये रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। मैंने 2 या 5 रहेगा, सार्वगुणनखंड सिर्फ 1, और नीचे हर में क्या रहेगा 2 या 5, तब उसका होगा दशमलव प्रसार शांत, नहीं तो नहीं होगा। कोई तीसरा चीज़ आ जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये आ गया 7, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, ठीक है। सिंपल से देख के आप बता सकते हैं, ठीक है। नीचे अभाज्य गुणनखंड जो होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए कि 23/2 गुना 5/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत अशांत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, आप देख रहे हैं 2 के गुना में और किस में 5 में, तो ये क्या हो जाएगा शांत, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे 129/2 गुना 5/7 गुना 7/5। देखिए 2 और सिर्फ 5 में रहता तब हम बोल देते क्या, और ये 7 में 7, ये भी देख लीजिएगा किसी से कोई कटता तो नहीं है, ये भी, ठीक है। तब हम क्या बोल देते कि इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत। लेकिन 7 आ गया, 7 भी आ गया, इस वजह से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अशांत आवृत्ति का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6/15। क्या लिखा हुआ है 6/15। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए 15 है तो इसका 3 गुना क्या लिख सकते हैं 5, क्या लिख सकते हैं 3 गुना क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो देखिए 5 के अतिरिक्त क्या आ गया 3 आ गया, दैट मीन्स इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया अशांत हो गया, है ना। लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हैं, ये अशांत नहीं, यदि अशांत लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक चीज को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। मैं बोला इन दोनों, ये दोनों जो भाग लगना चाहिए वो सिर्फ 1 से भाग लगना चाहिए, जिसका सिर्फ सार्वगुणनखंड कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप वो देखे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप 3 से भाग देंगे तो देखिए कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, 3 से कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, 2 बटा क्या आ जाता है 5 आ जाता है। तो आप ऐसे सबसे पहले क्या है उसका सार्वगुणनखंड 1 होना चाहिए, ठीक है, मानक रूप में बोल सकते हैं उसे,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 बटा क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 2 बटा 5। अब यहाँ नीचे हर का जो है हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का क्या अभाज्य गुणनखंड सिर्फ अब किसके रूप में है 5 के रूप में। दैट मीन्स का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है, शांत है। देखिए आपको पता चल जाएगा शांत है, कौन सा शांत है कौन अशांत है। ठीक है, तो शांत है यहाँ पे 8 है, हर में क्या है 8, तो आप देखिए 8 है तो 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 के गुना में, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। बाकी सबको ट्राई ही नहीं करना है आपको एग्जाम में भी, क्योंकि सिर्फ क्या पूछा है, क्वेश्चन खाली कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है शांत दशमलव प्रसार, कौन सी परिमेय संख्या की जो है कैसा है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत, तो शांत। देख लिए खत्म हो गया कहानी। आप पढ़ते पढ़ते यदि थक गए हैं तो थोड़ा सा इस चीज को जान लीजिए, क्या है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये ठीक है, तो आप मेहनत इतने खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, और इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए, इतने बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो तैयारी कीजिए, एग्जाम में एकदम मतलब रिजल्ट आए तो एकदम मतलब खुश हो जाएं, आपको कोई कमी महसूस ना हो। चलिए इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। जय हिंद।